नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ वीटा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आराध्या गुप्ता है। आज हम लोग लॉ ऑफ क्राइम्स या मैं कहूँ भारतीय न्याय संहिता का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस जो कि कवर हैं सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 33 में इन भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो यहाँ ऑल्दो मैंने लिखा है कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है या असिस्टेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई विल से कि आपको भारतीय न्याय संहिता का ये टॉपिक पढ़ना है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम, चाहे आप एलएलबी का एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सेमेस्टर एग्जामिनेशन या एलएलएम या जुडिशरी और बीट एनी अदर लॉ एग्जाम, ये सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम हर प्रोविजन को डिटेलिकली एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग प्रोविजन पे पढ़े उससे पहले कि हमने ना इस पूरे सेट ऑफ टॉपिक को ईजीली रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए एक तरीके से नोट्स बनाए हैं। क्या किया है हमने ना 14 से लेके 33 के सारे प्रोविजंस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला ग्रुप हमने डिवाइड किया है द एक्ट्स विच आर ऑथराइज्ड बाय लॉ, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 14 to 17। फिर हमने ग्रुप 2 बनाया है डीलिंग विद द प्रोविजंस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट फ्रॉम सेक्शन 18 to 19। फिर ग्रुप 3 डील करता है विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू इनकैपेसिटी फ्रॉम सेक्शन 20 to 24, एंड देन ग्रुप 4 डील्स विद द कंसेंट, the provisions related to consent from section 25 to 31, and the last group 5 deals with the last two miscellaneous provisions of compulsion and trivial acts, that is section 32 to 33। ठीक है, तो इस तरीके से ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन नंबर सेक्शन के नंबर्स को एंड इन कंसेप्ट को याद करने में ईजी होगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम याद कैसे रखेंगे। तो मैंने बोला कि 5 ग्रुप हमने बनाए हैं। पहला ऑथराइज बाय लॉ यानी कि लॉ से डील कर रहा है, दूसरा एक्सीडेंट से डील कर रहा है ग्रुप, तीसरा ग्रुप कैपेसिटी से डील कर रहा है, चौथा ग्रुप कंसेंट से डील कर रहा है और 5वां ग्रुप मिसलिनियस है। ठीक है, और इस तरीके से इनका सेक्शंस का डिवीजन है। हमने एक नंबर बनाया है, वो आपको याद रखना है, दैट इज 42572। 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। 42572, 42572, 42572, 2 बार तुम खुद बोलना। तो देखो, ग्रुप 1 में है 4 सेक्शन, ग्रुप 2 में है 2 सेक्शन, ग्रुप 3 में है 5 सेक्शन, ग्रुप 4 में है 7 सेक्शन और लास्ट ग्रुप में है 2 सेक्शन। तो दिस इज 42572। इस तरीके से तुम अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूँ तो तुम सेक्शन नंबर तो भूल ही नहीं सकते, कैसे भी सवाल बन जाए। ठीक है, अब हम बात करें कि तुम ये कैसे याद रखोगे ग्रुप 1 किससे डील कर रहा है, ग्रुप 2 किससे डील कर रहा है। तो इसलिए इसके लिए हमने एक छोटी सी निमोनिक बेस्ड स्टोरी बनाई है कि एक बच्चा है, एक लड़का है राम, जो कि 14 साल का हो। 14 क्यों बोला हमने? क्योंकि 14 हमारा पहला सेक्शन है एक्सेप्शन से डील करने वाला। तो जैसे ही जब राम 14 साल का होता है, जैसे हम ऐसे आते हैं ना, राम 14 साल के वनवास में गए, तो वैसे हम बोल रहे कि राम जब 14 साल का हुआ तब से उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई लॉ को समझने की। तो 14 से 17 का जो प्रोविजंस हैं दैट डील्स विद द लॉ, मींस द प्रोविजंस और द एक्सेप्शंस विच आर ऑथराइज्ड बाय लॉ। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब राम अपनी अपनी आगे बढ़ रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी, ही हैड सर्टेन एक्सीडेंट्स। होते ही हैं, जब हम बच्चे बड़े होते हैं, टीनेज में वो गलतियां करते हैं और गलतियों के थ्रू ही वो सीखते हैं। तो राम हैड एक्सीडेंट्स व्हाइल लर्निंग। तो ग्रुप 2 इज डीलिंग विद द एक्सीडेंट ग्रुप, दैट इज फ्रॉम 18 to 19। फिर उसके बाद धीरे धीरे राम और बड़ा हुआ। ठीक है, और राम ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग का फेज आया राम का। राम इज डेवलपिंग हिज कैपेसिटी स्किल्स। तो 20 to 24 इज डेल्ट विद द कैपेसिटी ग्रुप। फिर अब 25 का हो गया है राम मच्योर हो गया है, राम अडल्ट हो गया है, एंड नाउ ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। वो कंसेंट दे सकता है। सो 25 to 31 का फेज है कंसेंट ग्रुप, एंड द लास्ट ग्रुप कम्स राम इज फेसिंग कंपल्जन एंड ट्रिवियल इश्यूज। 32 से 33 अभी वो वाली एज होती है कि भाई बच्चे हो गए हैं ना, आप अपनी मैरिटल लाइफ में कुछ कंपल्जन्स फेस करते हो, आप अपनी जॉब लाइफ में कुछ कंपल्जन्स फेस करते हो, थोड़े बहुत ट्रिवियल छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, उन्हें डील करते हो। तो 32 to 33 इज डीलिंग विद सर्टेन मिसलिनियस थिंग्स और वी कॉल इट द मिसलिनियस ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 ग्रुप और उनके सेक्शन नंबर्स को याद करने का स्टोरी। ठीक है, तभी हमने यहाँ लिखा है कि अपनी आंखें बंद करो और इन्हें रिसाइट करो। तो ये प्रैक्टिस आप एट द एंड ऑफ द सेशन करना, जब हम सारे सेक्शंस कवर कर लें उसके बाद। चलो अब एक एक करके जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। तो उससे भी पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि एक्सेप्शंस का क्या मतलब है, मतलब क्यों क्या है ये जनरल एक्सेप्शंस, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये लॉ ऑफ क्राइम में। तो देखो, नॉर्मली
अगर कोई क्राइम करता है तो वो पनिशेबल होता है, राइट, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे लॉ कहता है कि हाँ भाई टेक्निकली तो ये क्राइम हुआ है, बट मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा। लॉ कहता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड थी। जिस सिचुएशंस में, जिस सर्कमस्टांसेस में ये एक्ट कमिट हुआ, ऑल्दो ये क्राइम है टेक्निकली, बट स्टिल आप लायबल नहीं होगे क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड थी कि आप यहाँ पे इनोसेंट थे। ठीक है, तो ये है द कंसेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो शुरुआत करें ग्रुप 1 के साथ, दैट इज डीलिंग विद द एक्ट्स व्हिच आर ऑथराइज्ड बाय लॉ। पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 14, डीलिंग विद द मिस्टेक ऑफ एक्ट। मैंने ना यहाँ पे पुराने लॉ का भी सेक्शन लिख दिया है ताकि आप और कनेक्टिवली इनको समझ पाएं। पहला सेक्शन 76 था आईपीसी का, दिस इज सेक्शन 14। कोई डिफरेंस नहीं है, बस नंबर्स चेंज है। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, देखो ये सेक्शन कहता है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, यानी कि उसको कोई फैक्ट का मिस्टेक हुआ उसकी वजह से, और प्लस उसकी गुड फेथ थी, ठीक है, गुड फेथ में बिलीव करके कि लॉ उसे ये करने को कह रहा है, उसे ऐसा लग, पहली बात तो उसे एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई, प्लस उसने गुड फेथ में एक बिलीव कर लिया कि लॉ उसे ये करने के लिए कह रहा है, और फिर उस बिलीफ में उसने एक एक्ट कमिट कर दिया, तो माना जाएगा कि भले ही वो एक क्राइम हो, बट दैट विल नॉट बी कंसिड्यूटेड एज एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एन एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ the bound by law, the mistake of fact plus good faith, तो this is exception as per section 14। ठीक है, तो पर यहाँ याद रखना that this is mistake of fact, ये mistake of law नहीं होना चाहिए by any chance। अब हम बात करें कि mistake of fact और mistake of law में क्या अंतर है। देखो mistake of fact का एग्जाम्पल दो कि मैंने सोचा कि वो व्यक्ति Z ही है बट वो एक्चुअली Y था, तो ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करूँ कि मुझे पता नहीं था कि ये इलीगल है, ये काम इलीगल है, तो ये तो हमें लॉ ऑफ द लैंड पता होने चाहिए ना कि मेरे देश के कानून क्या कहते हैं, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज है, लेकिन उसके साथ साथ गुड फेथ भी होना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझो, तुमको और क्लैरिटी होगी। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ कोट किया है, दैट सोल्जर इज फायरिंग ऑन द मॉब बाय ऑर्डर, कि एक सोल्जर है ए, उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि फायर ऑन द मॉब, इस भीड़ पर फायरिंग कर दो। तो ए ने फायर कर दिया इस कन्फर्मिटी में कि लॉ के कमांड्स के अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ही बिलीव्ड हिमसेल्फ दैट ही इज बाउंड बाय लॉ एंड ही डिड दैट थिंग इन गुड ऑफेंस। तो क्या ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉ से बाउंड थे एंड वो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। अनदर एग्जाम्पल इज द ऑफिसर अरेस्टिंग द रॉन्ग पर्सन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक कोर्ट ऑफिसर को ऑर्डर मिला है कि आपको वाई को अरेस्ट करना है। ठीक है, ए ने प्रॉपर इंक्वायरी की, यानी ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी की, लेकिन गलती से वो जेड को वाई समझ के अरेस्ट कर लिए। तो अभी यहाँ पे क्या ए ने कोई ऑफेंस किया कि वो किसी और व्यक्ति को पकड़ के ले आए? तो यहाँ पे आंसर है कि नहीं, पुलिस ऑफिसर ने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में किया जो किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किया। उन्हें लगा कि वो लॉ से बाउंड है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उन्हें लगा कि यही वो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करने का मुझे ऑर्डर मिला था। ठीक है, तो अगेन ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 14 एज पर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। चलिए आगे बढ़े। द नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ जज या जुडिशियल एक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आता है जज का प्रोटेक्शन। तो सिंपल है ये सेक्शन कि अगर एक जज जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, अपनी जुडिशियल पावर्स यूज़ कर रहे हैं जो लॉ ने उन्हें दी है, एंड गुड फेथ में बिलीव करते हैं, या फिर मतलब या तो उन्हें दी गई है वो पावर्स, या इन अ गुड फेथ ही बिलीव्स कि उन्हें ये पावर्स मिली हुई हैं बाय लॉ, तो अगर वो उस कैपेसिटी में कोई ऑफेंस कर भी देते हैं तो या एक्ट ऐसा करते हैं जो क्राइम है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? जज ड्यूटी कर रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं, चाहे वो डिसीजन टेक्निकली गलत ही क्यों ना हो, अगर वो गुड फेथ में था तो जज को प्रोटेक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर जजेस का हर डिसीजन पे क्रिमिनल लायबिलिटी का डर रहेगा तो वो कैसे फ्रीली जस्टिस डिलीवर करेंगे, है ना। इसीलिए ये जजेस को प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, दिस इज सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट। याद रखना, यहाँ पे हम जज की बात कर रहे हैं, जुडिशियल एक्ट की बात कर रहे हैं, प्लस गुड फेथ वहाँ पे है, सो दैट कंस्टिट्यूट नो ऑफेंस, सिंपली रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके। सेक्शन 16 दैट डील्स विथ कोर्ट ऑर्डर्स। तो ये थोड़ा सेक्शन 15 से रिलेटेड है बट डिफरेंट है। क्या कह रहे हैं? ये कहता है अगर कोई एक्ट कोर्ट के जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर के परजुवेंस में किया गया है, अगर कोई एक्ट कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के परजुवेंस में किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं है, चाहे उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन थी या नहीं थी वो ऑर्डर या जजमेंट पास करने की। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पर्सन को गुड फेथ में बिलीव होना चाहिए कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन थी। ठीक है, अगर
पहले से ही उस पर्सन को पता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं थी एंड फिर भी वो उस ऑर्डर को फुलफिल करते हुए वो एक्ट कर रहा है, देन वहाँ पे ये आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. इट्स इंपॉर्टेंट कि द person who is following those orders and who is doing that act, he believes in a good faith कि court had jurisdiction. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर दिया कि वाई की प्रॉपर्टी अटैच करो. ठीक है, तो ऑफिसर ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी अटैच कर दी. अभी बाद में पता चला कि कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इस मैटर में. तो अभी क्या वो ऑफिसर क्रिमिनल है? तो आंसर है नहीं, वो क्रिमिनल नहीं है. उसने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पहली बात तो उन्होंने एक्ट किया वो कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंस में किया. दूसरा, गुड फेथ में बिलीव किया कि यहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी एंड ऑर्डर फोर्स में था जब वो एक्ट किया गया. तो जब यहाँ पे ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो उस ऑफिसर को यहाँ पे सेक्शन 16 का प्रोटेक्शन मिलेगा. तो सेक्शन 15 और 16 में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 15 में जजेस को प्रोटेक्शन मिल रहा है और सेक्शन 16 में जो कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो करते हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है. ठीक है, इसमें इस वाले सेक्शन में ना वो एग्जाम्पल भी आ जाता है कि जो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, जो लोग जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उनको जो सज़ा मतलब जो उनको फांसी पे लटकाते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं. वो लोग, वो कोई क्राइम नहीं कमिट कर रहे हैं, वो एक्ट कमिट कर रहे हैं विच इज़ पर्सुएंस टू द कोर्ट्स जजमेंट और ऑर्डर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट सेक्शन 17, द लास्ट सेक्शन आई थिंक ऑफ द ग्रुप 1. ठीक है, सेक्शन 17 डीलिंग विद द जस्टिफिकेशन बाय लॉ. व्हाट डज इट से? ये कहता है कि अगर कोई पर्सन लॉ से जस्टिफाइड है कुछ करने के लिए, या फिर वो गुड फेथ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से बिलीव करता है कि वो जस्टिफाइड है, या तो वो जस्टिफाइड है जेन्युइनली है, या फिर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से बिलीव करता है कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ, तो उस पर्समेंस में अगर कोई काम करता है दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस नहीं होगा. एग्जाम्पल से समझिए कि एक व्यक्ति है ए देखता है कि जेड एक मर्डर कर रहा है. ए ने ये देखा कि एक व्यक्ति है जेड, ये मर्डर कर रहा है किसी व्यक्ति का. ठीक है, अपरेंटली उसको यही लगा. अभी ए ने गुड फेथ में क्या किया, उसने अपनी बेस्ट जजमेंट यूज करके, जो लॉ सबको पावर देता है मर्डर्स को अप्रहेंड करने की, तो उसने जेड को पकड़ लिया ताकि वो प्रॉपर अथॉरिटीज के पास ले जा सके. अब बाद में पता चला कि जेड जो है वो एक्चुअली जो कर रहा था उस वक्त वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, वो मर्डर नहीं कर रहा था. ठीक है, तो अभी एक सवाल उठते कि क्या ए ने जिसने जेड को एप्रहेंड किया था फॉर मर्डर, तो क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया? नहीं, ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, क्योंकि लॉ उसे पावर देता है एप्रहेंड करने की. उसने जो किया वो गुड फेथ में किया. मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, उसने सोचा कि यहाँ एक्चुअल में मर्डर कमिट हो रहा है, हीनियस क्राइम कमिट हो रहा है, और उसने जो किया वो अपने बेस्ट जजमेंट का यूज करके किया. सो देयरफॉर ही इज प्रोटेक्टेड एज पर सेक्शन 17. अब सवाल उठता है दैट देयर इज वन सेक्शन 14 में जो हमने पढ़ा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट का प्रोविजन, और सेक्शन 17 में जो हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस ये है कि 14 बात कर रहा है दैट आपको ये बिलीफ है दैट यू आर बाउंड बाय लॉ. ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैं बाउंड हूँ, मुझे ये करना ही करना है. और 17 में आप सोच रहे हो कि मैं जस्टिफाइड हूँ, आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि आप ये सोचते हो कि ये मेरा राइट है, ये करने का मेरा राइट है ना, लॉ ने मुझे पावर दी है. तो यहाँ बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ से आप इन दोनों सेक्शंस को डिफरेंशिएट करते हो. ठीक है, तो सिंपल सा हो गया सेक्शन 14 से 17. एक बार रिकैप ले लो. 14 में हमने डील किया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि हम मान रहे हैं कि यहाँ बाउंड बाय लॉ है हम. ठीक है, 15 में हम जजेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं फॉर देयर जुडिशियल एक्ट्स. ठीक है, 16 में कोर्ट के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, और 17 में वी आर सेइंग दैट हम लॉ से जस्टिफाइड हैं. ठीक है, now let's move forward to group number 2. Something मैंने फ्लो में नोट्स इरेज कर दिए. हाँ, ओके. नाउ ग्रुप नंबर 2 डीलिंग विद द एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट. सो सेक्शन 18 और 19 दो ही सेक्शन है इसमें. पहला आता है सेक्शन 18 और आईपीसी का सेक्शन 80 डीलिंग विद द एक्सीडेंट. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. देखो, क्राइम कमिट होने के लिए मेंस-रिया यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, दैट वी ऑल नो. ठीक है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो मेंस-रिया तो नहीं है, तो क्राइम भी नहीं है. लेकिन सेक्शन 18 की 4 कंडीशंस हैं, वो सारी फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है. देयर आर 4 कंडीशंस दैट नीड्स टू बी मेट वेरिन यू से कि एक्सीडेंट कमिट हुआ है एंड देयरफॉर मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. तो क्या है? पहला है कि वो एक्चुअल में एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून है जो कमिट हुआ है. दूसरी चीज़
किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो एक्ट कमिट हुआ वो लॉफुल एक्ट था, वो लॉफुल मैनर में कमिट हुआ एंड लॉफुल मीन्स से किया गया था। एंड द लास्ट थिंग इज कि वो एक्ट करते वक्त आपकी प्रॉपर केयर एंड कॉशन इन्वॉल्व थी, आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन यूज किया था। अब यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन मिस होती है तो आपको एक्सीडेंट का जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो प्रोटेक्शन हियर एज पर सेक्शन 18 ऑफ BNS। ठीक है, एक्सीडेंट इन्वॉल्व हो, कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज ना हो, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स एंड प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अब एक इलस्ट्रेशन देखो, ये बड़ा ही फेमस इलस्ट्रेशन रहता है एक्सीडेंट को लेके कि एक व्यक्ति है ए, उसने एक कुल्हाड़ी यानी हैशेट से वो काम कर रहा था कुल्हाड़ी से। अचानक से उस हैशेट का जो हेड था, कुल्हाड़ी का जो ऊपर का पार्ट होता है, वो निकल के उड़ गया काम करते करते और पास में खड़ा एक आदमी मर गया। अब सवाल उठते हैं कि क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया? तो इसका जवाब है कि इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि अगर ए ने प्रॉपर कॉशन यूज किया था तो एक्सीडेंट था, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, लॉफुल एक्ट और लॉफुल मैनर में कर रहा था, प्रॉपर केयर ली थी। तो अगर ये सारी बातें फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। लेकिन अगर ए ने केयरलेसली वो काम किया है, प्रॉपर कॉशन नहीं ली है, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर एग्जाम में या कोई भी पूछे कि ए जो है वो रैशली ड्राइव कर रहा था, यानी कि बुरी तरह से ड्राइव कर रहा था एंड उसने बी को हिट कर दिया, तो क्या भी यहाँ पे वो ए जो है वो सेक्शन 18 क्लेम कर सकता है? तो आंसर है कि वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बहुत ऑब्वियस आंसर है कि वो इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं ले रहा है, साथ ही उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसीलिए एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है दैट यू ऑटोमेटिकली गेन द प्रोटेक्शन, नहीं, ये सारी 4 कंडीशंस फुलफिल होना, सेटिस्फाई होना नेसेसरी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 19 ऑफ BNS और सेक्शन 81 ऑफ IPC, जिसे हम नेसेसिटी रूल भी कहते हैं या प्रिवेंशन ऑफ ग्रेटर हार्म का कंसेप्ट है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग सेक्शन है। ये कहता है कि अगर तुम कुछ करते हो जो लाइकली टू कॉज हार्म है, मतलब इस जो तुम कर रहे हो उससे किसी ना किसी को तो हार्म होगा, लेकिन पहली बात तो वो हार्म कॉज करने की तुम्हारी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, दूसरी चीज़ तुमने जो वो कार्य किया वो गुड फेथ में किया, एंड तीसरी चीज़ तुम्हारा वो हार्म कॉज करने का पर्पस था टू प्रिवेंट और अवॉइड अदर हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, कि किसी और व्यक्ति और प्रॉपर्टी को जो ग्रेटर हार्म होने वाला था उसे प्रिवेंट करना, उसे अवॉइड करना, उसे रोकना तुम्हारा मेजर ऑब्जेक्टिव था। तो अगर तुमने उस प्रोसेस में किसी को हार्म कॉज कर भी दिया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 19 ऑफ BNS। द एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म, and if there is no criminal intention, there was a good faith and there was to prevent or avoid other harm, तो फिर वो आपका प्रोटेक्टेड है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जो हार्म प्रिवेंट करना था वो इतना इमिनेंट, इतना सीरियस था कि रिस्क जस्टिफाई होता है या नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या वो हार्म जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे थे वो इतना इमिनेंट था दैट इट विल जस्टिफाई द रिस्क। ठीक है, मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो तुमने रिस्क लिया वो जस्टिफाइड था या नहीं था। एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला है शिप कैप्टन का, कि एक शिप का कैप्टन है, अचानक सिचुएशन ऐसी आ गई कि सामने एक बोट बी है जिसमें 20 to 30 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, सामने से आ रही है वो, अभी शिप अब रोक भी नहीं सकता है ए, तो इनएविटेबली वो बोट बी को रन डाउन कर देगा, है ना, जो आ रही है। ऑप्शन क्या है? या तो वो कोर्स चेंज कर दे तो बोट सी को हिट करेगा, और बोट सी जिसमें सिर्फ 2 पैसेंजर्स हैं, तो और पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी हिट होने से वो दोनों बच भी जाएं। तो क्या किया, ए ने कोर्स चेंज करा विदाउट इंटेंशन कि सी बोट है उससे कोई नुकसान पहुंचे, गुड फेथ में किया क्योंकि जो सामने से बोट बी आ रही है उसके पैसेंजर्स बच जाएं। तो अगर इस प्रोसेस में सी रन डाउन हो गई और उस जो 2 पैसेंजर्स बैठे थे वो मर गए, तो क्या यहाँ पे अब ए जो शिप का कैप्टन था वो गिल्टी होगा? तो आंसर है कि नहीं होगा, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये प्रूव हो जाए कि डेंजर इतना सीरियस था कि ये रिस्क जो लिया गया था वो जस्टिफाई होता है, तो यहाँ लेसर इविल प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी कि 2 की जान वर्सेस 30 लोगों की जान। ठीक है, तो यही माना जाएगा कि उसने ग्रेटर हार्म को
प्रिवेंट किया था, इसीलिए वो इस सेक्शन के तहत प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्सीडेंट का नेसेसिटी का कंसेप्ट। इसका एक बहुत ही फेमस केस भी, अगर आपको पता हो, डूडले स्टीफेंस वाला है ना, उसमें शिप पे थे वो लोग और उन्होंने एक लीन बहुत ही वीक व्यक्ति को मार के खा लिया था, तो फिर बाद में वो प्रोटेक्शन चाहते हैं सेक्शन 19 के तहत, मतलब इस प्रोविजन के तहत। तो कोर्ट कहती है कि किसी की आपकी भूख और से बढ़कर किसी की जान नहीं थी। तो इस तरह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है। आप केस का नाम याद रखना, डूडले स्टीफेंस केस। ठीक है, तो सेक्शन 18 हो गया जो कि प्योरली एक्सीडेंट को डील करता है, एंड 19 इज डीलिंग विथ प्रिवेंटिंग द ग्रेटर हार्म, यानी कि नेसेसिटी का डिफेंस। चलो अब एक इंटरेस्टिंग ग्रुप के टूवर्ड्स चलते हैं, दैट इज डीलिंग विथ कैपेसिटी। ठीक है, दैट इज इनकैपेसिटी टू फॉर्म मेंस रिया। 20 से 24। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन लोग क्राइम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है क्रिमिनल इंटेंट फॉर्म करने की। ठीक है, चलिए सेक्शन 20 डीलिंग विथ द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। ठीक है, एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। यानी कि अगर 7 साल से कम एज का है कोई बच्चा तो वो जो भी करे वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है एंड नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि लॉ ये मानता है कि 7 साल के नीचे का बच्चा डोलाए इनकैपेक्स है, यानी कि वो क्राइम की नेचर नहीं समझ सकता है ना। तो अगर एक 5 साल का बच्चा गन उठा के किसी को मार देता है तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है? तो जवाब है कि 0 क्रिमिनल लायबिलिटी, क्योंकि सेक्शन 20 उसको प्रोटेक्शन देगा। तो याद रखना, अंडर 7 years if any child commits any crime, then there is an absolute immunity as per this section. Now moving ahead, section 21 dealing with the child crime committed by a child of 7 to 12 years of age, यानी कि चाइल्ड जो 7 साल से ऊपर का है बट 12 साल से नीचे का है, तो उसे कंडीशनल इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, यानी कि 7 साल से नीचे वाले को तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली, लेकिन 7 से 12 साल वाले को कंडीशनल इम्यूनिटी मिलती है। अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उस चाइल्ड को सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए टू जज द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सफिशिएंट मैच्योरिटी, यानी कि उसको इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर एक्ट जो वो कमिट कर रहा है उस टाइम पे उसको नहीं समझ आ रहा कि उसका नेचर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है ना। तो हर केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या बच्चे को समझ थी कि वो क्या कर रहा है, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकता था, उस एक्ट के टाइम पे उसकी मैच्योरिटी कैसी थी। ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखने के बाद उसकी इम्यूनिटी जो है वो डिसाइड की जाती है। देयरफॉर वी से दैट सेक्शन 21 प्रोवाइड्स कंडीशनल इम्यूनिटी। ठीक है, और अगर प्रोटेक्शन चाहिए देन the child must lack the maturity to judge the nature and the consequences of the act he committed. So for example, अगर 10 साल का बच्चा साइकिल चला रहा था राशली, और मतलब बहुत ही वेग सा एग्जाम्पल है कि अगर उसने किसी को मार दिया, ठीक है, तो कोर्ट देखेगा कि क्या वो समझ सकता था कि रैश ड्राइविंग डेंजरस है, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस प्रेडिक्ट कर सकता था। अगर इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग थी तो प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग थी तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 22 डीलिंग विद अनसाउंड माइंड। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड की वजह से एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट इनकैपेबल है, यानी कि वो एक्ट की नेचर नहीं जान पा रहा है, या फिर ये जानने में कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या फिर वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, if a person is incapable of knowing the nature of the act or to understand that what he is doing is contrary or wrong to law, then he is protected as per section 22. ठीक है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, यानी कि उस वक्त वो अनसाउंड होना चाहिए जिस वक्त वो एक्ट कमिट कर रहा है। आगे पीछे क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इनकैपेबल ऑफ नोइंग, यानी कि सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं बल्कि कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसके पास कुछ भी अंडरस्टैंड करने की, उस एक्ट को अंडरस्टैंड करने की। एंड तीसरी चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि आइदर या तो उसे नेचर नहीं समझ आ रहा है या फिर उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो वो कर रहा है वो रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति एक मानसिक बीमारी से सफर कर रहा है, दैट वी कॉल इज साइकोजोफ्रेनिया, मे बी यू हैव हर्ड इट, आई जस्ट राइट इट हियर, दिस इज, और मे बी आई डोंट नो, आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आप मुझे बताना।
स्काइजोफ्रेनिया, शायद इसको ये प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर वो एक व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है एंड हैलुसिनेशन में वो अपने फ्रेंड को डेमन समझ के मार देता है ना, तो वो जेन्युइनली बिलीव कर रहा है कि जो फ्रेंड है उसके सामने वो फ्रेंड नहीं है, वो डेमन है, वो राक्षस है, और वो उसको मार रहा है वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो अभी क्या जो ए है वो गिल्टी है? तो आंसर है कि नहीं, वो गिल्टी नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो एक्चुअल जो वो एक्ट कर रहा है वो उस एक्ट की एक्चुअल नेचर नहीं समझ पा रहा है कि वो डेमन है या ह्यूमन है ना, और वो जो कर रहा है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कर रहा है, बिकॉज ही वॉज इनकैपेबल। ऑल्सो रिमेंबर दैट इफ़ यू से कि डिप्रेशन की जो सिचुएशन है या स्ट्रेस की सिचुएशन है या एंगर की सिचुएशन है, इसको हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं कहते हैं, इसलिए वो इसमें प्रोटेक्टेड नहीं होगा। याद रहेगा? ओके, देयर वाज अ केस ऑफ मैग्नॉटन्स केस, है ना, तो उसमें मैग्नॉटन रूल लेट डाउन किया गया था इससे रिलेटेड। तो इसमें फिर ये हेल्प किया गया था दैट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हियर मीन्स लीगल इंसेनिटी। इट्स नॉट जस्ट मेडिकल इंसेनिटी, इट्स लीगल इंसेनिटी। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब आते हैं इंटॉक्सिकेशन से जुड़े दो सेक्शन 23 एंड 24, दोनों को ध्यान से समझना। पहले सेक्शन 23 देखो, डीलिंग विद द इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड यानी कि वो नशे में है पर उसे उसकी जानकारी नहीं है, विदाउट हिज नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उसको पता भी नहीं था कि उसकी एक ड्रिंक के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर किसी ने कुछ टॉक्सिक यानी कि कुछ ड्रग आइटम डाल दिया था। ठीक है, और उस वजह से वो इनकैपेबल हो गया कि जो उसने एक ऐसा एक्ट कमिट कर दिया जो कि क्राइम है, लेकिन ही डजंट नो, उसको पता ही नहीं है कि एक्ट की नेचर क्या है। ठीक है, या फिर उसे नहीं पता कि जो वो एक्ट कर रहा है दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ कंट्ररी टू लॉ। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति लायबल नहीं होगा और वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। की कंडीशन यहाँ पे क्या है? की कंडीशन ये है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग थिंग थी वो विदाउट आपकी नॉलेज या अगेंस्ट आपकी विल आपको दी गई हो। ठीक है, तो अगर किसी ने ए की ड्रिंक में ड्रग्स डाल दिए विदाउट हिज नॉलेज और वो ए इंटॉक्सिकेटेड हो गया और उसने कुछ गलत कर दिया, तो यहाँ पे ए को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री था। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर ने किसी को मेडिसिन दी और उस मेडिसिन में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स थे जिसके बारे में ए को नहीं पता था और उसे इंटॉक्सिकेशन हो गया, उसको बड़ा ही हैवी नशा हुआ, जिस वजह से उसने उस इंटॉक्सिकेशन में क्राइम कमिट कर दिया। तो अगर वो सारी इस सेक्शन की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं एंड देन वी से कि यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, विदाउट हिज नॉलेज ही गॉट इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, तो दिस इज सेक्शन 23। अब हम बात करें 24 की, दैट टॉक्स अबाउट वॉलेंटरी टॉक्सिकेशन। सो व्हाट डज इट मीन? देखिए, अगर कोई पर्सन वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेटेड है यानी कि वो अपनी मर्जी से वो नशा कंज्यूम करता है, तो सवाल उठता है कि क्या वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी? तो जनरली आंसर है कि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर क्राइम के लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंट चाहिए और पर्सन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में वो क्राइम कमिट कर देता है, तो उसे ट्रीट किया जाएगा कि एज इफ उसे वही नॉलेज थी जो सोबर स्टेट में होनी चाहिए। कब? अगर उसने वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन किया है। ठीक है, ही विल बी ट्रीटेड एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज इफ सोबर, कि अगर वो नहीं पिया होता या नहीं अगर उसने ये ड्रग कंज्यूम किया होता, तब जैसे वो एक्ट करता माना जाएगा कि ही इज एक्टिंग इन द सेम मैनर। ठीक है, यानी कि वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन इज नो एक्सक्यूज। याद रखो, दिस इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं ड्रंक थी और मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी, तो क्या ये डिफेंस चलेगा? नहीं भाई, ये ऐसा डिफेंस नहीं चलेगा, अनलेस एक्सेप्शन यही है कि आपको जो इंटॉक्सिकेशन है वो आपके विदाउट नॉलेज, विदाउट आपके अगेंस्ट आपकी विल के, जो सेक्शन 23 जहाँ पे अप्लाई होता है वो सिचुएशन हो। ठीक है, तो अगर ए ने अपनी मर्जी से दारू पी और दारू पी के ड्रंक हो गया, ड्रंक स्टेट में उसने चोरी कर दी, थेफ्ट कमिट कर दिया, सो नाउ कैन ही से कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था? तो लॉ कहता है नहीं, तो जो वही नॉलेज मानी जाएगी जो सोबर पर्सन को होती है। ठीक है, तो 23 एंड 24 क्लियर है। 23 इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन की बात कर रहा है और 24 वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन की। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है और ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। सिंपल सी बात है।
सो गाइज विद दिस हम लोग ग्रुप नंबर 3 कवर कर चुके हैं, कैपेसिटी ग्रुप। जल्दी से एक बार सुन लो। सेक्शन 20 में हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के बारे में, जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा करता है। 21 में हम कंडीशनल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स ऑफ एज का जो चाइल्ड है। 22 में हमने अनसाउंड माइंड के बारे में पढ़ा था। 23 में इनवॉलंटरी टॉक्सिकेशन एंड 24 में वॉलंटरी टॉक्सिकेशन। ये हमारे 5 सेक्शंस हो गए। अब हमारा ग्रुप नंबर 4 आता है, जो कि सारे ग्रुप्स में सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर 7 सेक्शंस हैं, 25 से 31, दैट डील्स विद कंसेंट। ठीक है, तो देखो जनरल रूल, देखो कंसेंट का क्या मतलब होता है। कंसेंट का मतलब है परमिशन, अग्रीमेंट या रजामंदी देना, है ना। तो जनरल रूल क्या कहता है, जनरल प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि जो रजामंदी देगा, जो अपनी कंसेंट देगा, तो उसे इंजरी नहीं मानी जाती। माना जाता है कि उसे पता था कि उसे इस एक्ट में एक हार्म कॉज हो सकता है। लेकिन कंसेंट की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, और उन्हीं लिमिट्स को यहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन कवर किया गया है सेक्शन 25 से 31 के अंतर्गत। ठीक है, तो सेक्शन 25 से बात करते हैं, डील करता है ये बेसिक कंसेंट के कंसेप्ट को। दैट रूल क्या है कि अगर कोई एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट है, यानी कि जो एक्ट कमिट हुआ है उसमें कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि सामने वाले व्यक्ति को डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो। दूसरा, इट वॉज नॉट नोन लाइकली टू कॉज, उसको पता भी नहीं था कि इस एक्ट के थ्रू कोई डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा। तीसरी चीज़, बोथ द पर्सन वर अबव 18 ईयर्स, और सामने वाला व्यक्ति भी 18 साल से ऊपर की एज का है, एंड कंसेंट दी है आइदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड मैनर में। तो फिर वो ऑफेंस नहीं है बाय रीजन ऑफ एनी हार्म कॉज। कल को मतलब अगर उस एक्ट के बाद कोई ऑफेंस कमिट भी हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर हार्म कॉज हो जाता है। इसका फेमस एग्जाम्पल है फेंसिंग का। ठीक है, कि अगर ए और जेड अग्री करते हैं फेंस करने के लिए, यानी कि तलवार से खेलने के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर अम्यूजमेंट, अपने मस्ती में। ठीक है, अभी ये एग्रीमेंट इम्प्लाई कर रहा है कि दोनों ने कंसेंट दे रखी है कि फेंसिंग के कोर्स में और अगर कोई भी फोल प्ले नहीं करेगा, यानी कि कोई भी गलत तरीके से नहीं खेलेगा, यानी कि चीटिंग नहीं करेगा, फेयरली खेलेगा, तो जो भी हार्म हो सकता है वो एक्सेप्टेबल है ना। अभी अगर ए फेयरली खेल रहा है और उसी वजह से जो जेड है उसको हर्ट हो गया, ए और जेड खेल रहे थे ना, जेड को हर्ट हो गया, तो क्या ए ने ऑफेंस किया? तो नहीं, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई इंटेंशन नहीं था डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। उसे पता भी नहीं था दैट हमारे बस इस खेल में उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा। प्लस जो जेड था जिसको चोट लगी वो 18 साल से ऊपर का था, उसने अपनी इम्प्लाइड तरीके से, मतलब जैसे ही अग्रीड कि हाँ आई बी इन्वॉल्व इन दिस फेंसिंग अम्यूजमेंट, तो ही गेव हिज कंसेंट ऑल्सो। प्लस फेयर प्ले था, कोई फोल प्ले नहीं था, तो यहाँ पे ए जो है वो प्रोटेक्टेड होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कंसेंट फॉर हार्म, सेक्शन 25। सिमिलर एग्जाम्पल्स आप और स्पोर्ट्स के दे सकते हो, बॉक्सिंग का मैच हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, है ना, और बंजी जंपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, सिमिलरली जैसे टैटू बनवाते हैं, एक अडल्ट ने कंसेंट दिया टैटू करवाने का, फिर उससे उसको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ या उसको कोई बॉडीली कोई उसको बीमारी हो गई, तो अभी यहाँ पे क्या टैटू बनाने वाले की कोई गलती है? नहीं भाई, ये सारे कंडीशंस हैं यहाँ पे। वो जिसने कंसेंट दी वो 18 साल से ऊपर का था, कंसेंट दी गई उसके द्वारा, कोई लाइकलीहुड नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं था, तो फिर वो लायबल नहीं होगा, कोई ऑफेंस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेशंस आप यहाँ पे याद रखना। चलिए, सेक्शन नंबर 26 टॉक्स अबाउट मेडिकल या बेनिफिशियल कंसेंट। तो ये मेडिकल प्रोसीजर्स वाला सेक्शन है। इसमें रूल क्या कहते हैं कि अगर एक एक्ट विच इज़ अगेन नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कोई डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं था, और जो एक्ट कमिट किया गया वो सामने वाले व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया गया, इन गुड फेथ किया गया, एंड कंसेंट यहाँ पे रिसीव हुई है आइदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, चाहे हार्म कॉज हो, चाहे लाइकली टू कॉज डेथ भी हो। तो सेक्शन 25 और 26 में क्या डिफरेंस है? 25 में नॉट इवन लाइकली टू कॉज डेथ है, और 26 में है कि देर इज अ लाइकलीहुड टू कॉज डेथ भी यहाँ पे हो सकता है, दैट स्टिल ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट के लिए किया गया है। फॉर एग्जाम्पल रिस्की सर्जरी, ए एक सर्जन है, तो जेड को क्या हुआ, एक काफ़ी पेनफुल उसको कंप्लेंट हो रही थी, उसको बॉडी में एक पेन हो रहा था, तो ए जानता है जो सर्जन है कि ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ, हो सकता है इस सर्जरी के बाद
व्यक्ति की डेथ हो जाए। लेकिन ए का इंटेंशन जेड को मारने का नहीं है, ए का इंटेंशन गुड फेथ में जेड की बेनिफिट के लिए है, और जेड ने इस सर्जरी के लिए अपनी कंसेंट भी दी है। एंड देयर आफ्टर ए जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया एंड जेड मर गया। तो अभी जो सर्जन था ए, क्या वो गिल्टी है? तो इसका जवाब है नहीं, वो गिल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कोई इंटेंशन नहीं था, बेनिफिट के लिए किया गया था और कंसेंट के साथ किया गया था, गुड फेथ में किया गया था। इसीलिए वो सर्जन जो है और जो सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं इस सेक्शन के तहत। ठीक है, कैसी भी सर्जरी हो, चाहे कैंसर, जनरली कैंसर सर्जरीज जो होती हैं उसमें हाई रिस्क ऑफ डेथ होता है, बट फिर भी की जाती हैं फॉर द पर्सनस पेशेंट्स बेनिफिट। लेकिन उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं बच पा रहा है देन इसमें डॉक्टर्स एंड सर्जन्स प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेम गोज विद द कॉस्मेटिक सर्जरीज एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। सेक्शन 27 डीलिंग विद द गार्जियंस कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों और अनसाउंड पर्सन्स के लिए प्रोटेक्शन है कि अगर एक एक्ट अगेन गुड फेथ में किया गया एंड उसके लिए किया गया जो कि एक बच्चा है 12 साल से कम उम्र का या फिर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो गार्जियन ने यहाँ पे कंसेंट दी है। ठीक है, या गार्जियन की कंसेंट के, या तो गार्जियन खुद कर रहे हैं वो एक्ट या गार्जियन की कंसेंट के साथ किया जा रहा है वो एक्ट, तो फिर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें ना कुछ प्रोवाइजोज हैं, 4 प्रोवाइजोज हैं जो कि प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। पहली चीज़, अगर आप वो जो एक्ट कर रहे हो वो विच इज़ इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, तो प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरा, इफ़ द एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, तब भी वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तीसरा, इफ़ देयर इज़ कॉजिंग ऑफ वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो वो भी कवर नहीं है। ठीक है, अनलेस अगर वो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट आप किसी की डेथ प्रिवेंट करने के लिए या ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट करने के लिए, कोई ग्रीवियस डिजीज को क्योर करने के लिए दिया गया है, दैट्स अ डिफरेंट सिनारियो। एंड देन इट्स ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझिए, हमने यहाँ लिखा है ए अपने बच्चे का स्टोन ऑपरेशन, जो पथरी का स्टोन्स ऑपरेशन होता है ना, वो करवा रहा है। अभी ए गुड फेथ में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए बिना बच्चे के कंसेंट के, क्योंकि वो माइनर है, सर्जन से ऑपरेशन करवाता है। ए जानता है कि ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ, हो सकता है इस ऑपरेशन से बच्चे की डेथ भी हो जाए, लेकिन इंटेंशन डेथ की नहीं है, बच्चे के भले के लिए है। तो क्या ए ने, जो गार्जियन है उस बच्चे का, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया? तो नहीं, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, क्योंकि दिस इज विद इन द एक्सेप्शंस। ऑब्जेक्ट चाइल्ड को क्योर करना था, जो उसकी ग्रीवियस डिजीज थी उसको क्योर करना था, गुड फेथ में था, और वो व्यक्ति गार्जियन था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उन्हें इसकी प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, याद रखें, गुड फेथ होना ज़रूरी है, वो चाइल्ड और उस अनसाउंड पर्सन के बेनिफिट के लिए होना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई ना कोई मेडिकल नेसेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट जैसे केसेस, उसमें क्योर करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे गार्जियन का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इफ समबडी लास्ट 2 क्वेश्चंस टू यू, पहला ये कि कैन गार्जियन कंसेंट टू द डेथ ऑफ चाइल्ड, कि क्या एक गार्जियन बच्चे की डेथ का कंसेंट दे सकता है? तो आंसर है नो। ये जो प्रोवाइजो है इट क्लियरली प्रोहिबिट द इंटेंशनल डेथ। लेकिन अगर सवाल बने कि कैन गार्जियन कंसेंट टू अ रिस्की सर्जरी, तो आंसर है यस, क्योंकि दैट इज अलाउड एंड दैट इज प्रोटेक्टेड एज पर दिस सेक्शन फॉर क्योरिंग द ग्रीवियस डिजीज और फॉर प्रिवेंटिंग द डेथ और ग्रीवियस हर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और अनसाउंड माइंड पर्सन। ठीक है, दिस इज सेक्शन 27। आई होप मैंने अपनी बेस्ट कोशिश से आपको समझाने में मैं सफल रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हर सेक्शन का मतलब और हर सेक्शन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट आप कर पाएँ, क्योंकि ऑफन इस चैप्टर में ना दिक्कत यही आती है कि हम लोग कंसेप्ट को नहीं समझ पाते और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये सेक्शंस आपस में क्या रहे हैं, और इसीलिए हमने ग्रुपिंग की है ताकि हमें और क्लैरिटी हो सके। चलिए, 28 टॉक्स अबाउट एन इनवैलिड कंसेंट। ठीक है, ये सेक्शन बताता है कि कब कंसेंट वैलिड नहीं है, ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें कंसेंट इनवैलिड होती है। पहला है फियर और मिसकंसेप्शन, फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन, यानी कि अगर कंसेंट दी गई है किसी डर में, फियर ऑफ इंजरी की, अगर मैंने कंसेंट नहीं दी तो ये मुझे इंजरी कॉज कर देगा, या फिर कंसेंट दी है किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर, और पर्सन हु इज डूइंग द एक्ट ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव कि जो कंसेंट है वो फियर या मिसकंसेप्शन की वजह से दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर पेशेंट को कहता है कि ऑपरेशन करवा लो नहीं तो मर जाओगे, एक तरीके से फॉल्स थ्रेट दिया है, तो पेशेंट डर के कंसेंट दे देता है, तो ये कंसेंट तो इनवैलिड हुई ना, यहाँ पे हम वो कंसेंट को वैलिड नहीं मानेंगे। दूसरा एग्जाम्पल कि ए बी को झूठ बोल के कहता है कि ये मेडिसिन है बट वो एक्चुअली पॉइजन है, तो भाई बी तो मिसकंसेप्शन में कंसेंट दे देता है ना, तो ये भी जो आपकी कंसेंट है वो इनवैलिड होगी।
दूसरी इनवैलिड कंसेंट कौन सी होगी? इफ गिवन बाय एन अनसाउंड माइंड पर्सन और एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अगर कंसेंट दी गई है ऐसे पर्सन ने जो अनसाउंड माइंड से सफर कर रहा है या फिर जो इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि जो नशे में है, और वो अनेबल है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंसेंट, देन उनकी जो कंसेंट है वो इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे कि अगर एक मेंटल पेशेंट को कंसेंट फॉर्म साइन करवाया पर वो तो समझ ही नहीं पाया ना कि उसने क्या साइन करा है, तो वो कंसेंट तो इनवैलिड है। सिमिलरली अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा है ना, जनरली ये माना जाता है कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी कंसेंट भी इनवैलिड है, अनलेस अगर कुछ कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट की भाई ही वाज एबल प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द सर्कमस्टांसेस, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। अदरवाइज ये आपकी जनरली 4 इनवैलिड कंसेंट की कंडीशंस हैं। देयर इज अ फियर ऑफ इंजरी, देयर इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, the consent was given by unsound person or the intoxicated person and given by a person under 12 years of age generally। यहाँ पे specifically हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29, dealing with the independent offense। this is very important ना, often question is asked not even in the written paper, interview वगैरह में भी पूछ लेते हैं, तो it's very important to know। देखो ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 25 जो ऊपर पढ़ा कंसेंट, बेसिक कंसेंट, 26 एंड 27, ये जो सेक्शंस हैं इनकी एक्सेप्शंस एक्सटेंड नहीं होती हैं उन एक्ट्स पे जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, मतलब एक्ट्स जो क्राइम है इन देमसेल्फ, यानी कि हार्म की वजह से नहीं, वो खुद से ही क्राइम है। इसके इलस्ट्रेशन से आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। इलस्ट्रेशन हम मिस कैरेज का देते हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली इसमें, यानी कि अबॉर्शन का, कि अगर मिस कैरेज या अबॉर्शन कॉज कर रहा है कोई, देन इट इज़ इंडिपेंडेंटली एन ऑफेंस, ये खुद में एक ऑफेंस है, एक्सेप्ट कि अगर हमें भाई ऐसी सिचुएशन है कि हमें वुमन की लाइफ बचानी है, तो ऑफन जो डॉक्टर्स हैं वो मिस कैरेज करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, पर जनरली अबॉर्शन खुद में एक इंडिपेंडेंट क्राइम है। ये ऑफेंस नहीं है बाय रीजन ऑफ हार्म टू वुमन, but it is an offense in itself to causing डेथ टू अ लाइफ, है ना, जो आने वाली थी। ये ऑफेंस इन इटसेल्फ, लॉ ने इसे क्रिमिनलाइज किया हुआ है, वी ऑल नो दिस। तो अगर वुमन इसकी कंसेंट दे भी दे या गार्जियन कंसेंट दे भी दे तो भी ऑफेंस रहेगा, ठीक है। कंसेंट इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती इस एक्ट को। सेम गोज विद अदर एग्जाम्पल्स ऑफ यूथनेशिया या मर्सी किलिंग। तो अगर दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल डेथ एंड दिस इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट डेथ, तो कंसेंट से नहीं होगा। ऑल्दो पैसिव यूथनेशिया कुछ केस में परमिट किया गया इंडिया में, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड नेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव केस। सेम अनदर एग्जाम्पल इज ऑर्गन सेलिंग, है ना, वो भी एक इंडिपेंडेंट क्राइम है। नो मैटर अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं अपनी किडनी बेच रहा हूँ, नहीं, ऑर्गन सेलिंग इज अ क्राइम, नो, कंसेंट इज इररिलेवेंट, ठीक है। सेम गोज विद द चाइल्ड मैरिज इज अगेन एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, तो इसमें भी कंसेंट नहीं बचाएगा। यहाँ पे की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सम एक्ट्स आर रॉन्ग इन देमसेल्फ, ठीक है। मैल्यूम इन से, एक यहाँ पे एक लैटिन फ्रेज है मैल्यूम इन से, यानी कि दे आर रॉन्ग इन देमसेल्फ। सो फॉर सच एक्ट यहाँ पे कंसेंट इज मीनिंगलेस, है ना, कंसेंट का कोई पॉइंट नहीं है। यही पूरी बात हमने यहाँ लिखी, एक बार पढ़ लेते हैं। सम एक्ट आर क्राइम इन देमसेल्फ, दे आर इलीगल नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो फॉर सच एक्ट द कंसेंट इज मीनिंगलेस एंड प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मिसकैरेज का दे दिया, दैट कॉजिंग मिसकैरेज इज अ क्राइम बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट टू सेव द वुमन्स लाइफ। सो व्हाट दिस मीन्स दैट इवन इफ द वाइफ वुमन कंसेंट, इवन इफ गार्जियन कंसेंट, इवन इफ एवरीवन अग्रीज, still it is an offense because the act itself is criminalized. So section 25, 26, 27 says that consent can make harmful acts legal, but section 29 says that wait, not if the act is already illegal on its own, then this is not applied, these provisions are not applied, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि कंसेंट काम करती है बट नॉट फॉर द एक्ट दैट आर क्राइम्स बाय नेचर इप्सो फैक्टो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 30, डीलिंग विद इमरजेंसी विदाउट कंसेंट। व्हाट डज इट से? ये सेक्शन कहता है कि अगर एक एक्ट पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, बिना उस पर्सन की कंसेंट के किया गया है, एंड इवन बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के किया गया है, और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कंसेंट सिग्निफाई करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज पर्सन बिल्कुल, या तो मान लो अनकॉन्शियस है ना, उसको नहीं अभी इतना समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो बेहोश स्थिति में है, वो इनकैपेबल है कंसेंट देने में, ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं है कि उसके गार्जियन से मिल के और उनकी कंसेंट ली जाए, और फिर उस
ड्यूरेशन में उस व्यक्ति को बचाने के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन 30 बात करता है इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में। लेकिन अगेन इसमें भी प्रोवाइजोज रहते हैं, एक्सेप्शंस रहते हैं। सेम एक्सेप्शन जो ऊपर सेक्शन 27 में थे कि वो इंटेंशनल डेथ नहीं होनी चाहिए, लाइकली टू कॉज डेथ भी नहीं होनी चाहिए अनलेस यू आर प्रिवेंटिंग समबडीज डेथ और यू आर प्रिवेंटिंग द ग्रीवियस हर्ट और यू आर क्योरिंग द ग्रीवियस डिजीज। सिमिलरली वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट भी नहीं होना चाहिए, ना ही इनका अबेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं अनकॉन्शियस पर्सन की सर्जरी का। तो एक व्यक्ति है, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, वो हॉर्स से गिर गया और वो अनकॉन्शियस हो गया, वो बेहोश हो गया। अभी एक व्यक्ति ए है, वो सर्जन है, वो देखता है कि जो जेड है यानी कि जो गिरा है व्यक्ति घोड़े से, उसको इतनी गहरी चोट आई है कि उसके लिए हमें स्कल सर्जरी की ज़रूरत है। तो जेड का पावर ऑफ जजिंग अभी वापस और अभी जो है जो गिरा है उसके पास अभी पावर ऑफ जजिंग नहीं आ पाया है, वो नहीं कंसेंट दे पा रहा है कि मेरी सर्जरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एंड जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, विदाउट इंटेंडिंग द डेथ, उन्होंने गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए स्कल सर्जरी कर दी। ठीक है, तो अभी क्या जेड ने जो सर्जन है उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया? तो आंसर है कि नहीं, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, यहाँ पे कंसेंट मिलना इम्पॉसिबल था, गुड फेथ में काम किया गया प्लस बेनिफिट में किया गया, एंड दैट वाज अ मेडिकल नेसेसिटी। सो देयरफॉर यहाँ पे वो सर्जन प्रोटेक्टेड होगा इमरजेंसी विदाउट कंसेंट के दायरे के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ 30 हो गया ना। लेट्स मूव अहेड, मूविंग टू 31 dealing with communication. So what does it say? Just hold on. Yes, ये लास्ट सेक्शन है हमारे ग्रुप नंबर 4 का, है ना 31। ये बहुत ही सिंपल है बट अगेन इंपॉर्टेंट है। इसका रूल कहता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन किया गया है गुड फेथ में, पर्सन की बेनिफिट के लिए किया गया है, तो फिर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, चाहे उस कम्युनिकेशन से हार्म ही क्यों ना हो जाए। एग्जाम्पल बड़ा ही क्लासिक है, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है कि भाई एक डॉक्टर है, सर्जन है, वो अपने पेशेंट को गुड फेथ में बता देते हैं कि अब आप नहीं बच सकते, आप बड़े ही आपकी ज़िंदगी बड़ी कम बची है, आप बस चंद दिनों के मेहमान हैं। आपने मूवीज़ में सुना होगा इस तरह का कॉन्वर्जेशन डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। अभी क्या हो रहा है, पेशेंट शॉक में आ गया और वो शॉक से मर जाता है। तो अभी क्या यहाँ पे सर्जन या उस डॉक्टर ने कोई ऑफेंस कमिट किया? नहीं, उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन थी दैट वाज गिवन इन गुड फेथ। ठीक है, पेशेंट के बेनिफिट के लिए, ताकि वो प्रिपेयर हो जाए, मेंटली प्रिपेयर हो जाए, और उसे जो भी अपने कार्य करने हैं मरने से पहले, जैसे कि प्रॉपर्टी को बांटना है, या दिखाते हैं ना टीवी में कि उसे अपने बेटे की शादी देखनी है मरने से पहले, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो कर सके जितने उसके पास दिन बचे हैं। ठीक है, और डॉक्टर जानता था कि कम्युनिकेशन से डेथ हो सकती है, बट स्टिल इट इज़ ओके बिकॉज दैट वॉज गिवन इन गुड फेथ, नो ऑफेंस वॉज कॉज इवन इफ इट कॉजेज हार्म। ठीक है, दिस इज कम्युनिकेशन, दैट्स इट। सर्जन वाला एग्जाम्पल है, सर्जन टेलिंग द पेशेंट अबाउट द फैटल डायग्नोसिस एंड पेशेंट डिप्रेस हो गया, वो मर गया, देन दिस इज नो ऑफेंस। या सिमिलरली जैसे बैड न्यूज़, जैसे कि पुलिस फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि एक्सीडेंट में हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो गई, तो फैमिली मेम्बर शॉक से कोलैप्स हो गया, तो नो ऑफेंस बिकॉज इट वॉज गिवन इन गुड फेथ कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट्स इट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि गुड फेथ मस्ट बी प्रेजेंट, बेनिफिट ऑफ द पर्सन के लिए होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन ट्रुथफुल है, बिलीव टू बी ट्रुथ भी होनी चाहिए, एंड हार्म हो सकता है बट स्टिल इट इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, दैट्स इट। हो गया हमारा ग्रुप नंबर 4। लेट्स हैव अ रीकैप। देखो 25 वॉज डीलिंग विद द बेसिक कंसेंट, है ना, 26 वॉज डीलिंग विद द मेडिकल कंसेंट, 27 वॉज डीलिंग विद द गार्जियंस कंसेंट, 28 वॉज डीलिंग विद द इनवैलिड कंसेंट, रिमेंबर, हाँ, 29 is dealing with independent offenses, 30 is dealing with emergency situations, and 31 is dealing with communication made in good faith. ये 7 sections बहुत interconnected हैं, और पर इनकी clarity होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको concepts को ध्यान से अपने mind में set रखना। चलिए, now let's move ahead quickly to the last group number 5, miscellaneous बोलते हैं हम इसको, but इसमें 2 provisions हैं, one is dealing with compulsion, other is dealing with the trivial acts, 32 and 33। 32 से शुरुआत करें, compulsion by threats। देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है दैट अगर किसी ने तुम्हें थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ देकर क्राइम करने का फोर्स किया तो जनरली ऑफेंस नहीं है। ठीक है, इफ समवन फोर्सेस यू टू कमिट अ क्राइम बाय थ्रेटनिंग टू किल यू इंस्टेंटली, कि ये क्राइम करो, ये चोरी करो वरना मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा, तो अभी क्या है, तुम डर के मारे वो चोरी कर देते हो, तो जनरल प्रोविजन ये कहता है दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पनिशमेंट, तुम बच जाते हो। ठीक है, देयर आर 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस। पहला है दैट व्हाट इज प्रोटेक्टेड, क्या प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, तो इट सेज दैट
ऑल क्राइम्स आर प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट द मर्डर. मतलब आप इस कंपल्जन में, इस डर में आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते. दूसरी चीज, आप कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं कमिट कर सकते विच इज अगेंस्ट डेथ पनिशेबल विद अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ. यानी कि आप स्टेट के अगेंस्ट कोई भी क्राइम कमिट नहीं कर सकते. Now, why these exceptions? Because law says that you cannot kill an innocent person to save yourself, of course. And this is a very basic thing. Now, next is what kind of threat? किस तरह के threats यहाँ पे protected हैं? तो ज़रूरी है, देखो, it says that it must be a threat of instant death. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस चीज़ का थ्रेट मिला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, I'll beat you, या I'll hurt you, या I'll cause you some economic threats. नहीं, इस तरह के थ्रेट नहीं. instant death यानी कि डू इट नाउ और डाई राइट नाउ. या तो अभी कभी ये काम करो वरना मैं तुमको अभी कभी जान से मार दूंगा. दूसरी चीज, रीजनेबल अप्रहेंशन होना जरूरी है. यानी कि एक रीजनेबल पर्सन को लगता है कि रियल में, एक्चुअल में इंस्टेंट डेथ कॉज हो सकती है, देयरफॉर मुझे जो ये कह रहा है वो करना पड़ेगा. कोई भी इमेजिनरी, कोई भी अनरीजनेबल फियर नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल रीजनेबल अप्रहेंशन होना चाहिए. एंड तीसरी चीज, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, यानी कि थ्रेट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट प्रेजेंट होना चाहिए. पास्ट थ्रेट या फ्यूचर थ्रेट यहाँ पे काम नहीं करेगा. ठीक है. सो हमने जाना कि ये किस पे अप्लाई नहीं होता है, किस तरह के क्राइम्स पे. फिर हमने जाना कि किस तरह के काइंड ऑफ थ्रेट पे ये कंसिडरेबल होगा. एंड द थर्ड इज प्रोवाइजो. तो सेक्शन 32 अप्लाई नहीं होगा अगर पर्सन ने खुद अपने आप ऑफ हिज ओन अकॉर्ड या रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ हार्म शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ के कारण खुद को उस सिचुएशन में डाला. मतलब क्या, अगर तुमने वॉलंटरली वो सिचुएशन क्रिएट की तो प्रोटेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा. You cannot claim this protection if you have voluntarily placed yourself in that situation or you placed yourself there due to reasonable apprehension of harm short of instant death. Explanation से समझो. If somebody voluntarily joins a group, एक पर्सन अपने आप से या पिटने के डर से, सिर्फ बीटिंग के थ्रेट के से वो डकैतों के गैंग को ज्वाइन कर लेता है. ठीक है, नोइंग, जबकि उसको पता है कि इनका करेक्टर क्या है, इस गैंग का करेक्टर क्या है. अब बाद में गैंग उससे क्राइम करने को फोर्स करता है, तो क्या वो सेक्शन 32 क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता वो क्लेम. क्यों? क्योंकि उसने वॉलंटरली ज्वाइन किया है ना. और या मतलब सिर्फ बीटिंग के डर से, इंस्टेंट डेथ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था, उसने खुद वो सिचुएशन क्रिएट की. ठीक है. सो रिजल्ट इज देयर इज नो प्रोटेक्शन बिकॉज ही वॉलंटरली ज्वाइंड नोइंग देयर करेक्टर, और या फिर सिर्फ पिटने के डर से उसने ज्वाइन कर लिया. देयर वाज नो इंस्टेंट डेथ, ही हिमसेल्फ क्रिएटेड द सिचुएशन. ये बात करता है सेक्शन नंबर 32. ठीक है. So if someone forces you to commit a crime by threatening to kill you instantly, you are protected from punishment in general instance. उसके हमने components बता दिए और हमने proviso भी यहाँ पे देख लिया. ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ें. हमने बात किया कि किस तरह के थ्रेट्स कवर नहीं होते हैं. थ्रेट टू फैमिली कवर नहीं होता है, और क्या कवर नहीं होता, इकोनॉमिक थ्रेट्स कवर नहीं होंगे इसमें. ठीक है. और ऐसा थ्रेट जिसमें आपको पता है कि डेथ, इंस्टेंट डेथ नहीं है, तो भी वो इसमें कवर नहीं होगा. ठीक है. तो जब भी सेक्शन 32 क्वेश्चन आए ना, इसके एक लीगल टेस्ट है. पहली चीज कि इज इट मर्डर और स्टेट ऑफेंस. तो इफ यस देन 32 डजंट अप्लाई टू ऑल. ठीक है, क्योंकि अगर क्राइम मर्डर का है और या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है इसमें. देन क्वेश्चन इफ टेस्ट करना है कि वॉज देयर द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ. अगर नहीं है तो प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर है तो प्रोटेक्टेड है. फिर वॉज देयर एनी रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेथ. तो अगर नहीं है तो प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर है तो फिर प्रोटेक्टेड है. देन was the threat present at the time of doing the act. अगर नहीं था then you are not protected. अगर था then it will be claimed. Then the next, did the person voluntarily created the situation, that he willingly joined the gang or he did that, or he joined due to the fear less than an instant death. If yes, then again he is not protected, and अगर नहीं है then he will be protected. ठीक है. तो this was section 32. I hope it is clear. Alright, last section here dealing with the slight harm. बहुत सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है ये कि अगर हार्म इतना स्लाइट है, तुम्हें जो हार्म कॉज हुआ वो इतना स्लाइट है, इतना हल्का है कि नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस इन टेम्पर वुड कंप्लेन, तो ऑफेंस नहीं है. वो लॉ कहता है कि लॉ ट्रिवियल मैटर्स, माइन्यूट मैटर्स, छोटे मोटे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होता है. इसका बड़ा ही फेमस एक लैटिन फ्रेज यू नो, दैट इज डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट
लेग्स, यानी कि लॉ डज नॉट केयर अबाउट वेरी, यहाँ पे स्मॉल नहीं, हम बात करें वेरी स्मॉल थिंग्स की, ठीक है. So slight that no ordinary man would complain, that will be an absolute complete protection. ठीक है. एग्जाम्पल देना है, क्या देना है एग्जाम्पल. जैसे हमारे पड़ोस में शादी हो रही है और उन्होंने क्या किया, एक रात पहले संगीत नाइट के लिए घर में बड़ा लाउड म्यूजिक बजाया, बट इट वॉज एट रीजनेबल लेवल. ठीक है. तो म्यूजिक बजा रहे हैं, डे टाइम में बजा रहे हैं, स्लाइट थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस हो सकता है, बट वुड एन ऑर्डिनरी पर्सन कंप्लेन? तो आंसर है नो, ही विल नॉट. एंड देयरफॉर सेक्शन 33 उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना. तो देखो एक चीज़ याद रखना, दैट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. पहली चीज़, कोई भी इंटेंशनल स्लाइट हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटेंशनल स्लाइट हार्म विद मेलाइस वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा. दूसरी चीज़, रिपीटेड स्लाइट हार्म्स नहीं होने चाहिए, फिर वो हैरेसमेंट बन सकता है, रिपीटेड स्लाइट हार्म्स. और दूसरी चीज़, वो जो स्लाइट हार्म है, दैट स्लाइट हार्म टू सेंसिटिव पर्सन, जो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, उस पर अगर हो रहा है, देन अगैन दैट विल नॉट बी कवर्ड. ठीक है. सो याद रखना, द की टेस्ट इज दैट द पर्सन शुड बी ऑफ एन ऑर्डिनरी सेंस एंड ऑर्डिनरी टेम्पर. ठीक है. नॉट द ओवर सेंसिटिव पर्सन, नॉट अ पर्सन विद ग्रजेस, नॉट एन अनरीजनेबल पर्सन, बट एन एवरेज एंड अ रीजनेबल पर्सन, कॉमन सेंस वाला पर्सन. हम उसके टेम्पर को कवर करेंगे इसमें. ठीक है. तो अगर ए एक्सीडेंटली बी को हल्का टच करता है, और पर बी ना बड़ा ही ओवर सेंसिटिव बंदा था और उसने क्या किया, पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो अभी कोर्ट देखेगा कि एक ऑर्डिनरी बंदा कंप्लेंट करेगा नहीं करेगा. अगर ऑर्डिनरी बंदा नहीं करेगा कंप्लेंट, तो सेक्शन 33 यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन मिलेगी. ठीक है. ओवर सेंसिटिव लोगों के लिए यहाँ पे कवरेज नहीं है. सो दैट्स इट विद दिस लास्ट ग्रुप एज वेल. हमने ये सारे कर लिए, लॉ ग्रुप, एक्सीडेंट ग्रुप, कैपेसिटी ग्रुप, मिसलेनियस कंसेंट, सब कवर हो गए. 14 to 17, 18 to 19, 20 to 24, 20 to 31, 32 and 33, है ना. एवरी ग्रुप हैज़ बीन कवर्ड. 42572, इसे अगेन याद रखना, मैंने शुरुआत में बताया था. अब तुम अपनी आंखें बंद करो और रिकॉल करो ये सारे सेक्शन नंबर्स. 14 इज डीलिंग विद द मिस्टेक, 15 विद द जज, 16 ऑर्डर, 17 जस्टिफाइड बाय लॉ, 18 एक्सीडेंट, 19 प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फॉर अ ग्रेटर हार्म, to prevent a greater harm, 20 child under 7 years, 21 7 to 12 years, 22 of unsound person, 23 involuntary intoxication, 24 voluntary intoxication, 25 basic concept, 26 benefit consent for benefit, 27 guardians consent, यहाँ medical भी लिख सकते हो, medical consent, 29 independent offense, 30 emergencies consent, 31 is communication in good faith, 32 threats, आपने कोई offense commit किया in threat and in the situation of instant death, and 33 is dealing with the slight harms. ठीक है. तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर ऑन जनरल एक्सेप्शंस फ्रॉम सेक्शन 14 to 33. आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल सेक्शन प्रॉपरली. फिर भी कोई डाउट हो, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताना कि तुम लोगों को ये मेरी मेहनत कितनी यूजफुल लगी. ठीक है. क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत की है दोनों ही सेक्शन नोट्स प्रिपेयर करने में भी और तुम लोग को ये सारा समझाने में भी. ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.